नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल भाग 3 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, आखर लगाए ले तो लाखन की समा है, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए ठाकुर की, विकल्प बी देव की, विकल्प सी पद्माकर की या फिर विकल्प डी जयदेव की। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है और आपके पास है 1 सेकंड का समय। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पद्माकर इज राइट आंसर। आखर पद्माकर, आखर कौन? बोले आखर पद्माकर। आखर पद्माकर को बैठा लीजिएगा कि आखर लगाए ले तो लाखर के समा है, पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है। तो जहाँ पे देखिए आखर वहाँ पे लाइए पद्माकर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए ठाकुर की, विकल्प बी चिंतामणि की, विकल्प सी भिखारी दास की या फिर विकल्प डी बिहारी की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 52 आपके स्क्रीन पर है और प्यारा सा प्रश्न है, निश्चित रूप से परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। ठाकुर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का उत्तर विकल्प ए आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका प्रश्न बिल्कुल सही है ना। देखिए कैसे दिमाग में बैठाएंगे। भूप से लसत कवि, कवि भूप से लसत कवि और कवि से लसत कौन? बोले ठाकुर। तो भूप क्या है? ठाकुर है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि कौन? बोले ठाकुर। ठाकुर पर ठाकुर जी की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमलाही, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए चिंतामणि की, विकल्प बी मतिराम की, विकल्प सी भिखारी दास या फिर विकल्प डी पद्माकर। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पर है कि हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमलाही, पंक्ति किसकी है? बहुत प्यारी जो पंक्ति है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य पंक्ति है, तो इसलिए इस पंक्ति को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और आप सबका जवाब विकल्प बी आया कि सर मतिराम इज राइट आंसर। बिल्कुल, अगर हृदय में कहा है, बोले हृदय में हरि हैं तो मत में राम हैं। हृदय में हर, हृदय कमल में हरि हैं तो कमल मुखी कमलाएंगे कब? जब मत में राम है। तो मत में राम है तो हृदय में कमल होंगे, हरि होंगे और कमल लाही होंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि मत में राम है तो हृदय में कमल और हरि होगा। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि हित तरंगड़ी किसकी रचना है? विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प बी पद्माकर, विकल्प सी कृपाराम या फिर विकल्प डी सेनापति। तो सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके पास है 1 सेकंड का समय। तो निश्चित रूप से आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कृपाराम, है ना। जब कृपा होगी राम की तो आपका हित होगा और जब हित होगा तो हित की तरंगड़ी निकलेगी। तो ऐसे दिमाग में बैठाइएगा कि राम की कृपा से हित होगा और जब हित होगा तो हित की तरंगड़ी निकलेगी, यानी कि कृपा राम की हित तरंगड़ी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि बहुर नहीं आवन त्रैमासिक पत्रिका किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सपना सोनकर की, विकल्प बी दिनेश राम की, विकल्प सी विमल थोराट की या फिर विकल्प डी तुलसी राम की। तो प्रश्न संख्या 55 आपके स्क्रीन पर है। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। हालांकि ये प्रश्न बिल्कुल रीतिकाल से हटकर है, लेकिन आपके जवाब आने चाहिए और बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। और ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आ गया कि सर बहुर नहीं आवन किसका? विकल्प बी को लॉक किया जाए, दिनेश राम इज राइट आंसर। अब देखिए बहुर के कौन नहीं आता है? बोले दिनेश। दिनेश माने सूर्य, सूर्य है ना। बहुर नहीं आवन, बहुर नहीं आवन, तो बहुर कौन नहीं आएगा? दिनेश नहीं आएंगे, सूर्य नहीं आएंगे, बस दिनेश या दिनेश में राम लगा दीजिए, दिनेश राम इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि पद्माभरण एवं प्रबोध 50 किसकी कृति है?
विकल्प ए मतीराम की, विकल्प बी पद्माकर की, विकल्प सी भिखारी दास की या फिर विकल्प डी चिंतामणि की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 56 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है कि पद्माभरण और प्रबोध पचासा किसकी कृति है। तो बिल्कुल आप सबका विकल्प आ गया कि सर विकल्प बी पद्माकर इज राइट आंसर। पद्माभरण पद्माकर और प्रबोध पचासा पद्माकर की कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए पद्माभरण पद्माकर का और प्रबोध पास से प्रबोध पास से पद्माकर, तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और प्रश्न संख्या 56 का जो विकल्प बी है उसको आप हमेशा के लिए आत्मसात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि कवि कुल कंठाभरण किसकी कृति है। विकल्प ए दुलह की, विकल्प बी रघुनाथ की, विकल्प सी राम सिंह या फिर विकल्प डी है गिरधर दास का। सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 57 आपके स्क्रीन पर है कि बिल्कुल कवि कुल कंठाभरण किसकी कृति है। और धीरे धीरे आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, दुलह इज राइट आंसर, है ना। देखिए कुल किसका कंठ भरा रहता है, किसके कंठ में भरण होता है तो दुल्हे के, दुल्हा माने जो दूल्हा होता है उसका कंठ भरण रहता है। देखिए होंगे उससे कंठ में माला, गले में माला डाली जाती है, तो कंठ भरण ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि फतेह प्रकाश किस कवि की रचना है। फतेह प्रकाश किस कवि की रचना है। विकल्प ए मंजन की, विकल्प बी ग्वाल, विकल्प सी रतन कवि की या फिर विकल्प डी याकूब की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फतेह प्रकाश किस कवि की रचना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रतन कवि इज राइट आंसर। देखिए फतेह कवि फतेह करो किस पर, कवि फतेह करो, कवि फतेह करो किस पर, रत्न पर, रत्न पर फतेह करो, रत्न कवि का फतेह प्रकाश ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में कौन एक रचना शिवनाथ की है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रस सृष्टि, विकल्प बी रस दर्पण, विकल्प सी रस विलास या फिर विकल्प डी है रंग तरंग। सोच समझ के उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 59 आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में कौन एक रचना शिवनाथ की है। सोच समझ के उत्तर देना है। और ये प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, एक खोज का प्रश्न है ना, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। और बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का उत्तर आया कि रस सृष्टि इज राइट आंसर, है ना। तो देखे होंगे जो शिव हैं, शिव के नाथ हैं, वो सृष्टि के लिए रस पी जाते हैं। रस सृष्टि के लिए रस पीते हैं कौन, शिवनाथ, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कितना देख रहे हैं, रस दर्पण, तो बिल्कुल शिवादास का है रस दर्पण। अंग दर्शन दर्पण एक रचना आपको मिलती है बिल्कुल किसका, रसलीन का, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। तो ये ध्यान में रखिएगा, रस दर्पण किसका है, सेवा करोगे ना राम की तो आपको रस का दर्पण मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। रस का विलास, अब रस का विलास कौन करेगा, बेनी बंदी जन रस का विलास करते हैं। और रंग तरंग तो क्या है भैया, रंग तरंग जब आप मिलेगी ना तो नवीन होती है, तो रंग तरंग नवीन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 59 की बात करें तो बिल्कुल आपने विकल्प ये रस सृष्टि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि कविवर बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है। विकल्प ए शुक्ल जी ने, विकल्प बी जॉर्ज गैरसन ने, विकल्प सी कृष्ण लाल ने या फिर विकल्प डी श्री राधा चरण गोस्वामी ने। सोच समझ के उत्तर आप दीजिए। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी के पास है एक बिल्कुल सेकंड का टाइम कि कविवर बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दिया। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी श्री राधा चरण गोस्वामी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का उत्तर विकल्प डी आया, निश्चित रूप से आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है ना। तो बिल्कुल कब पीयूष वर्षी मेघ होगा, जब श्री राधा चरण गोस्वामी की कृपा होगी, श्री राधा चरण गोस्वामी की कृपा होगी तभी पीयूष वर्षी मेघ की वर्षा होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 61 है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, में नाविक का क्या अर्थ है। तो पहले तो चीज़ इसको आप जान लीजिए कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये किसके विषय में कही गई है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि बिहारी लाल, कविवर बिहारी लाल के विषय में कहा गया है। ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि इसमें जो नाविक है वो नाविक का क्या अर्थ है। विकल्प ये नाविक का अर्थ नाविक है जो नाव खेता है, विकल्प भी कह रहे हैं बाण है, विकल्प सी मधुमक्खी का डंक या फिर विकल्प डी शिकारी है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 61 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और दूसरी या तीसरी प्रश्नोत्तरी में मेरे द्वारा इस प्रश्न जो है 125 जो टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं उसमें भी प्रश्न दिया गया था। तो
तो निश्चित रूप से जो भाई बहन बहुत पहले से जुड़े हैं उनका जवाब तो बिल्कुल सही होगा, और जो नए भाई बहन हैं वो भी बिल्कुल आज का सही जवाब जानकर जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आया कि सर विकल्प सी मधुमक्खी का डंक इज राइट आंसर। देखे होंगे देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इसका डंक लगता है तो बड़ा गंभीर घाव करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितना अधिक होगी वह मुक्तक की रचना में उतना ही सफल होगा। कथन किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 62 आपके स्क्रीन पर है और सोच समझकर आपको उत्तर देना है। तो निश्चित रूप से जो ढेर सारे भाई बहन हैं उन सबका जवाब भी आना शुरू हो गया है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितना अधिक होगी, है ना, उस व्यक्ति में क्या होगा, बिल्कुल, है ना, वह मुक्तक, बिल्कुल मुक्तक की रचना करने में उतना सफल होगा। तो प्रश्न संख्या 62 का प्यारा सा जवाब आप सबका है विकल्प ये रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। तो जिस कवि में कल्पना होगी जितनी अधिक होगी उतनी मुक्तक रचना करेगा, कौन? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है ना, जिसमें कल्पना वो कौन है? वो रामचंद्र शुक्ल हैं। जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति है वो रामचंद्र हैं। जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति है वो रामचंद्र हैं, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है कि बिहारी की कृतियों का मूल्य जो बहुत आंका गया उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की नियुक्ति की ओर मुख्यतः उनके पक्षों से समझना चाहिए। उनका संतोष बिहारी से कम नहीं हो सकता। पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र की पंक्ति है, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 63 आपके स्क्रीन पर है कि बिहारी की कृतियों का मूल्य तो, है ना, बहुत अधिक आंका गया है ना। देखेंगे, बिल्कुल सोच समझकर उत्तर आपको देना है, और प्यारा सा उत्तर फिर वही आपका आया कि सर विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। ये सब बातें कौन कर सकता है? तो इस तरह की बातें जो हैं बिहारी के विषय में, है ना, कौन? बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ही कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न संख्या 64 है कि भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। कथन किसका है? प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी रामकुमार वर्मा। सोच समझ कर उत्तर दीजिए, और आप सभी के पास है 2 सेकंड का समय। तो बिल्कुल प्यारे भाई बहन एवं मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे डेली टॉपिक वार होती है, और प्रत्येक रविवार को आपके टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न रविवार को कराए जाते हैं। ढेर सारे भाई बहन उसमें जुड़ते हैं। तो आप सब जो चैनल पर नए हैं, आप सबसे भी आग्रह है कि आप लोग प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और रविवार को स्पेशल 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को परखें, मजबूत करें। फिलहाल आपका जवाब आ गया प्रश्न संख्या 64 का कि सर भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, उनकी कविता में मिलता है। ये कथन कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपका विकल्प ये रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। ढेर सारी बातें रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के विषय में कही है, तो जहाँ पे बिहारी देखिएगा प्राय रामचंद्र शुक्ल वहाँ पर सही होंगे। ठीक है, चलिए, हमेशा नहीं, प्राय। प्रश्न संख्या 65 है, प्यारा सा प्रश्न है कि यमक सप्तशती किसकी रचना है? विकल्प ए रसनिधि की, विकल्प बी बृंद की, विकल्प सी नेवाज की, या फिर विकल्प डी फजरनेश की। सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 65 यमक सप्तशती किसकी रचना है? स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर जो यमक सप्तशती है वो बृंद की रचना है। यमक बृंद, है ना। यमक में देखते होंगे ना, यमक जो होता है उसमें युग्म होता है, इसका अर्थ युग्म बृंद, ध्यान में रखिएगा। युग्म का बृंद है, यमक में बृंद है ना, ध्यान में रखिएगा। और बात करें यमक सप्तशती में, तो ये बिल्कुल यमक अलंकार का विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि बृंद का वास्तविक नाम, तो बृंद का वास्तविक नाम था बिंद्रावन दास, बिंद्रावन दास, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, और अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो निश्चित रूप से आप इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि पजनेश प्रकाश नक्सिक मधुर प्रिया किसकी कृति है? विकल्प ए
बेनी वाजपेयी की, विकल्प बी पजनेस की, विकल्प सी हठी जी या फिर विकल्प डी नेवाज की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 66 आपके स्क्रीन पर है कि पजनेस प्रकाश नक्सिक मधुर प्रिया किसकी कृति है। और आप सभी भाई बहनों का बिल्कुल प्यारा सा जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 66 जो है इसके विकल्प की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कौन यहाँ पे पजनेस है, तो यहाँ भी पजनेस है, इसलिए पजनेस को लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 65 का जो सही उत्तर होगा विकल्प, प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर होगा विकल्प बी पजनेस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में कौन सा कथन केशवदास के विषय में असंगत है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न जो आते हैं तो एक प्रश्न में कई जो तथ्य होते हैं शामिल किए जाते हैं, तो आपके परीक्षा में कहीं से भी कोई भी तथ्य पूछा जा सकता है। विकल्प में कह रहे हैं कि जन्म एवं मृत्यु 1555 में जन्म और 1617 में इनका मृत्यु हुआ। विकल्प भी कह रहे हैं कि गुरु जो है केशव राय, पिता काशीनाथ हैं। विकल्प सी है एक रसवादी आचार्य माने जाते हैं। और विकल्प डी है इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह एवं राम सिंह है। तो सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 67 आपके स्क्रीन पर है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। तो प्रश्न संख्या 67 की बात की जाएगी, कौन एक इसमें असंगत है। और ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आ रहा है और कुछ भाई बहन भटक रहे हैं, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प सी पर आप आइए, ध्यान दीजिए। ये रसवादी आचार माने जाते हैं, गलत है, बल्कि ये अलंकारवादी आचार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यही असंगत है। जन्म 1555 में, मृत्यु 1617 में। पिता गुरु केशवराव, पिता काशीनाथ थे। आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह और राम सिंह हैं। तो सारे विकल्प सही हैं, लेकिन विकल्प सी की बात अगर हम लोग करते हैं तो रसवादी आचार नहीं है, अलंकारवादी आचार है ना, केशव अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है, केशव को प्रकृति का कवि किसने कहा है। अभी तक आपने सुना होगा पंत को प्रकृति का कवि कहा जाता है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। केशवदास को प्रकृति का कवि किसने कहा। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी बच्चन सिंह ने, विकल्प सी तुलसीदास ने या फिर विकल्प डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। सोच समझ कर दीजिए, स्टार लगाइए। प्रश्न संख्या 68 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आना चाहिए। और आप में से ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तुलसीदास इज राइट आंसर, है ना। केशव को प्रकृति का कवि किसने कहा था, तुलसीदास ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य राम शुक्ल जी ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है ना। बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने कहा था कि संस्कृत का क्लासिकल पंडित कौन है, केशव हैं। बच्चे कहते हैं संस्कृत का क्लासिकल पंडित, क्योंकि इनकी रचनाएं आपने देखी होगी ना किस तरह से, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी की बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा क्लिष्ट कल्पना का कवि, क्लिष्ट कल्पना का कवि, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल कठिन काव्य का प्रेत, बच्चन सिंह बिल्कुल संस्कृत का क्लासिकल पंडित, और स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात अगर आ जाए तो क्लिष्ट कल्पना का कवि। ठीक है, चलिए। और फिलहाल प्रश्न संख्या 68 का विकल्प सी आपको लगाना है, तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि ताहि को रस कहत रस ग्रंथन को रीति पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे भिखारी दास की, विकल्प विभूषण की, विकल्प श्री केशव दास या फिर विकल्प डी पद्माकर की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका प्यारा सा जवाब भी आना चाहिए। भाई बहनों लगातार आप लोग जुड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से जो भाई बहन लगातार जुड़े हुए हैं बधाई के पात्र हैं। और नित्य नूतन ढेर सारे भाई बहन जुड़ रहे हैं और आपका लंबित आभास परिवार बिल्कुल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके लिए आप सभी को एक बार हृदय से कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी अपने परिवार को पल्लवित और पुष्पित करें ताकि हमको भी ढेर सारी ऊर्जा और मोटिवेशन मिले। आपके लिए हम भी इससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पर है कि ताई को रस कहत रस ग्रंथन को रसरीत पंक्ति किसकी है। विकल्प ए भिखारी दास की, विकल्प बी भूषण की, विकल्प सी केशव दास या फिर विकल्प डी पद्माकर की। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 69 का कौन होगा। विकल्प बी डी पद्माकर इज राइट आंसर, है ना। कौन ताई को रस कहते हैं, किसको रस को रीत, ग्रंथन को रीति कहते हैं, तो वो कौन ताई को रस और उसी को ग्रंथ की रीत कौन कहते हैं, पद्माकर कहते हैं। कौन ग्रंथन की रीत, पद्माकर, ग्रंथन की रीत पद्माकर, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 69 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि गिरधर कविराय किस
छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प ये कह रहे हैं कि सवैया के लिए, विकल्प बी कुंडलिया के लिए, विकल्प सी छप्पे के लिए, या फिर विकल्प डी चौपाई के लिए। तो प्रश्न संख्या 70 आपके स्क्रीन पर है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि गिरधर कविराज किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी को लॉक किया जाए, यानी कि विकल्प बी क्या है, कुंडलिया है। तो कुंडलिया इज राइट आंसर। बात करें कुंडलिया छंद की, इसमें एक दोहा होता है ना, और दूसरा रोला होता है। तो कुंडल को डोरा से आप बांधते हैं, दोहा और रोला दोनों मिलकर के कुंडलिया बनता है। और कभी गिरधर राय की बात करते हैं ना, तो कुंडल लगाते थे, है ना। गिरधर को आप जान रहे हैं ना, गिर को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण है भैया तो कुंडल धारण करेंगे, तो कुंडल फार कुंडलिया से इनको जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं सवैया के, तो सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। छप्पे की बात करते हैं तो छप्पे किसको पसंद था, ये नीतिकार बैताल को छप्पे बड़ा प्रसिद्ध था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प ए दरिया साहब, विकल्प बी यारी साहब, विकल्प सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर विकल्प डी गुरु नानक। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 71 आपके स्क्रीन पर है कि बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन भटक रहे हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाइए और उत्तर सही करिए, 1 नंबर ले जाइए। तो बिल्कुल आप सब में से कुछ भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर बाबरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, विकल्प बी यारी साहब इज राइट आंसर, है ना। देखिए बाबरिया हो गया कब, जब यारी किया, तो यारी करके बाबरिया हो गया, यारी फार यारी साहब का, और बाबरिया से यानी कि बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए विकल्प ए की बात करते हैं, तो आपने देखा है विकल्प ये में कौन है, दरिया साहब। तो दरिया साहब की बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है दरिया सागर, ये ध्यान में रखिएगा। और इनके विषय में कहा जाता है कि ये अपने को दादू का अवतार मानते थे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यारी हो गई तो बाबरिया हो गया, बाबरी संप्रदाय। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ था, ध्यान में रखिएगा, खालसा, गुरु गोविंद खालसा। और गुरु नानक का आप जान ही रहे हैं कि सिख संप्रदाय। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। कभी कभी यहाँ से छोटा छोटा प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ जाता है, और अगर थोड़ा सा वहाँ पर परीक्षा में दिमाग नहीं काम किया तो बना बनाया प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 71 का आई थिंक आप सभी विकल्प बी को सही किए होंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है कि 100 सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मधुसूदन है, विकल्प बी जानकी शरण, विकल्प सी रामचरण दास, या फिर विकल्प डी रामदास। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 72 आपके स्क्रीन पर है कि 100 सुखी, है ना, शाखा के प्रवर्तक कौन है। और एक आध बार ये प्रश्न में पूछा भी गया है, तो ध्यान से आपको उत्तर देना है। 100 सुखी शाखा के बिल्कुल प्रवर्तक कौन है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी रामचरण दास इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया, आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो आप लोग निश्चित रूप से चयन के बिल्कुल कगार पर हैं, ठीक है। 100 सुखी शाखा की बात करते हैं तो 100 सुखी कौन होता है, रामचरण दास, है ना। जो राम के चरण का दास बन गया वो क्या होगा, 100 सुखी होगा। और यही रामचरण दास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की सबसे पहली टीका की थी। और रामचरितमानस की जब सबसे पहले उन्होंने टीका की तो टीका करने के साथ 100 सुखी हो गए। बस ऐसे बैठा लीजिए कि रामचरितमानस की जिसने सबसे पहले टीका की वो रामचरण दास, और रामचरण दास जब टीका करते हैं पहले तो 100 सुखी हो जाते हैं, यानी कि 100 सुखी शाखा के प्रवर्तक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या आप देख पा रहे हैं कि 73 है कि 100 सुखी शाखा में किस भाव की उपासना को प्राश्रय दिया गया है। यानी कि जो आपके 100 सुखी शाखा वाले कवि हैं वो किस भाव की भक्ति करते थे। विकल्प ए दास्य भाव की, विकल्प बी साख्य भाव की, विकल्प सी माधुर भाव की, या फिर विकल्प डी पति पत्नी भाव की उपासना। सोच समझकर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और नया प्रश्न है, एक खोज का प्रश्न है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आप सब में से कुछ भाई बहनों का उत्तर बहुत सही आया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, पति पत्नी का भाव, पत्नी पत्नी भाव की उपासना इज राइट आंसर। और देखिए व्यक्ति 100 सुखी कब होगा, जब दोनों पति पत्नी समान भाव रखेंगे, समान भाव रखेंगे तो 100 सुखी होगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा।
और अगर पति पत्नी समान भाव नहीं रखेंगे, असमान भाव रखेंगे, एक दूसरे से सीनियर रखेगा, तो डेली क्या होगा, कलह होगा, है ना। और कलह में तांडव होगा, और तांडव में कभी कभी महातांडव हो जाएगा, तो सुखी कैसे रहेंगे। तो सुखी व्यक्ति कब रहता है, जब पति पत्नी क्या होते हैं, समान भाव से हों, यानी कि पति पत्नी भाव की उपासना सुखी में करते थे। सुखी व्यक्ति कौन होता है, जो बिल्कुल राम के चरण का दास है, रामचरण दास है, जिसने किसकी, रामचरितमानस की सबसे पहले टीका की, और टीका करने के बाद सुखी हो गया। ठीक है, चलिए संख्या 74, प्यारा सा प्रश्न है कि अवध विलास किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुंदरदास की, विकल्प बी मलुकदास की, विकल्प सी लालदास की, या फिर विकल्प डी है कृपा निवास की। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 74 आपके स्क्रीन पर है, और प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल आप सबका खूबसूरत उत्तर टहलता हुआ बिल्कुल पूरी तरह से स्क्रीन भर गई। सभी का जवाब सही आया कि सर विकल्प सी लालदास इज राइट आंसर, है ना। तो अवध में विलास कौन करता है, बोले लाल। अवध में विलास करता है कौन, लालदास। लालदास ध्यान में रखिएगा। तो अवध विलास लालदास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 75, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि गुमान कवि, विकल्प बी लालदास, विकल्प सी यारी साहब, या फिर विकल्प डी हैं कृपा निवास। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 75 आपके स्क्रीन पर है कि रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। बिल्कुल आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। रामायती संप्रदाय सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, जो कृपा निवास करती है। जिनमें कृपा निवास करेगी वही रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे। कौन, जिनमें कौन होगा, रामायण सखी किनमें, जिनमें कृपा निवास करती है। जिनमें कृपा निवास करती है वही रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 75 का उत्तर बिल्कुल सही कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे, और प्रत्येक दिन सुबह टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी, और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी बिल्कुल हल कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से आप सभी जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचें, परखें, मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।